Everyone, welcome to our channel Success Edutech. Today we are taking the second chapter's point War with the Marathas. Now I'm starting my session. Listen carefully and pay attention. War with the Marathas. This is the point. And now I'm starting to reading. From the late 18th century, the company also saw the curb and eventually destroy Maratha power with their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ? कंपनी ने सब कुछ कवर किया था, यानी मराठा जो पावर थी वो अपने अंडर कर दी थी, डिफीट किया था थर्ड बैटल में, जो कि पानीपत में थर्ड बैटल हुआ था 1761 में। उसमें कंपनी ने डिफीट किया था मराठा पावर को, यानी मराठा पावर वैनिश हो गई थी उस वक्त, समाप्त कर दिया था मराठा पावर को। द मराठा's dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhia, Holkar, Gaikwad and भोंसले। तो मराठा पावर जो थी वो क्या हो गई थी? छिन्न विचिन्न हो गई थी। दिल्ली का जो तख्त उन्हें पाना था, वो जो उनका ड्रीम था, यानी वो ड्रीम क्या हुआ? तो ध्वस्त हो गया। तो छोटे छोटे जो सरदार थे उनमें वो मराठों की सत्ता बढ़ गई थी, जैसे कि आपको पता ही होगा कौन कौन से है वो, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। ये छोटे छोटे सरदार थे और उनका जो राज्य था वो छोटे छोटे भागों में बढ़ गया था। दी चिप्स वी आर हेल्ड टुगेदर इन कन्फेडरेसी अंडर द पेशवा who became the effective military and administrative head based in पुणे। तो ये जो सत्ताएं थी वो किसके अंडर थी? पेशवा, जो में पुणे में स्थित थे। पेशवा यानी उनका मुखिया था। मराठा की जो सत्ता थी उसका जो पेशवा एक मुखिया यानी एक राजा था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस were two famous Maratha soldiers and statesmen of the 18th century। जो कि महाजी शिंदे और नाना फडणवीस, ये जो दो व्यक्ति थे वो बहुत ही फेमस मराठा सोल्जर्स और सभी जानकारी रखने वाले लोग थे, बहुत ही टैलेंटेड लोग थे वो 18th सेंचुरी में। द मराठास वेयर subdued in series of wars in the first war that ended in 1782। तो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में जो वार्स हुए यानी युद्ध हुए, तो उनका जो पहला युद्ध था 1782 में हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, और वो सालबाई ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। देयर वाज नो क्लियर विक्टर, वहाँ पर कोई भी विक्ट्री क्लियर नहीं हुई। तो द सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 5 was fought in different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of यमुना। तो ये सेकंड वार जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो यमुना रिवर और जो थी ओडिशा और यमुना रिवर टेरिटरीज थी, वहाँ पर वो सेकंड वार घटा। मगर दिल्ली फाइनली जो वार हुआ, द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817 to 19 crushed Maratha power। The Peshwa was removed and sent away the Bithur near Kanpur with the pension। और 1817 और से लेकर 19 तक जो युद्ध हुआ वो लास्ट युद्ध था। पहला जो हुआ आपको पता ही है 1782 में सालबाई तह हुआ इस युद्ध में, और उसके बाद 1803 और 5 वो डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गाइनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना। ओडिशा और यमुना की रिवर का जो भाग है उसमें हुआ। और
थर्ड जो एंग्लो मराठा वार था वो 1817 से लेकर 19 तक हुआ, और उसमें पेशवा की जो सत्ता थी वो रिमूव हो गई और पेशवा को कहाँ भेज दिया, बिठूर में भेज दिया। के पेंशन के तौर पर उन्हें वहाँ पर रखा गया। द कंपनी नाउ द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास, और कंपनी ने सभी जो प्रदेश था विंध्य पर्वत के लगत जो प्रदेश था वो सब कुछ अपने अंडर कर दिया था। तो हमने मराठा और अंग्रेज़ों के 3 युद्ध देखे। पहला जो सालबाई तह से मिट गया युद्ध, और दूसरा जो था उड़ीसा और यमुना के बीच में जो रीजन है वो दूसरा युद्ध वहाँ पर जो हुआ था, और तीसरा जो लास्ट युद्ध था मराठा एंग्लो युद्ध, उसमें अंग्रेज़ों ने क्रश किया मराठा पावर को और अपना राज्य प्रस्तापित किया यहाँ पर। तो हमने ये तीनों वार देखे। आप देखेंगे द क्लेम टू पैरामाउंट सी। अब हम पैरामाउंट सी क्या है ये देखने वाले हैं। द क्लेम टू पैरामाउंट सी यानी जो मराठा सत्ता है या कोई भी सत्ता हो तो अंग्रेज़ों की सत्ता उनसे श्रेष्ठ है, ऐसा दिखाना, इसे कहते हैं पैरामाउंट सी। यानी अंग्रेज़ों की सत्ता उनसे अधिक पावरफुल है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउ द फ्रॉम द 19th century the company were used an aggressive policy of territorial expansion। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया था अंग्रेज़ों ने कि उनकी जो कंपनी है अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी अपना जो राज्य है यानी अपने राज्य का विस्तार यानी सत्ता का विस्तार करने में वो जुटी है। ये हम इस पैरामाउंटेसी में देख रहे हैं। जो पॉइंट है द क्लेम टू पैरामाउंटेसी अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1830 to 1823। ये जो कार्यकाल है गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स का, उनके कार्यकाल में ये जो पैरामाउंटेसी का जो पॉलिसी है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वॉज इंटीग्रेटेड। आपको परीक्षा में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरामाउंटेसी किसने स्टार्ट की, यानी जो पॉलिसी है वो किसने स्टार्ट की, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है वो किसने, हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्टार्ट की। नाउ द कंपनी claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that the Indian states. In order to protect the interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This will continue to guide later British policies as well. यदि ये जो इंडियन किंगडम थे उनको उनके लिए कुछ रूल बनाए थे कंपनी ने कि यदि कोई जस्टिफाई करना हो तो सब कुछ जो एडवाइस है वो किससे लेने होंगे, तो कंपनी से लेने होंगे। और इसके कारण उन्होंने कुछ थ्रेटनिंग दी थी इंडियन किंगडम को। थ्रेटनिंग यानी क्या, तो उन्हें धमकी दी थी। सीधा साधा शब्द है ये, आप ध्यान में रखिए। और ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी किसने, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। तो ये ध्यान में रखिए आप, थ्रेटिंग पावर यहाँ पर इस्तेमाल की थी कंपनी ने। दिस प्रोसेस however did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur, Renu Channamma took to arms to lead and British resistance movement. She is arrested 1824। तो कर्नाटका की जो चन्नम्मा थी, एक महारानी थी, उन्होंने इसके बारे में इसके विरुद्ध रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू की, मगर ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट किया और 1824 शी वॉज डाइड इन प्रिजन। इन 1829 बट रायन्ना, a poor चौकीदार of Sangli in Kittur, carried on the resistance with popular support. He destroyed the many British camps and record. तो एक सांगली का जो चौकीदार था रायन्ना नामक, उसने क्या किया,
ब्रिटिश के इस पॉलिसी को रेजिस्टेंस किया, यानी उन्हें विरोध किया। मगर क्या हुआ, तो ब्रिटिश बहुत से उसने क्या किया, ब्रिटिश कैंपस और रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। मगर ही वॉज कॉट एंड हंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। तो ब्रिटिशों ने क्या किया, उन्हें पकड़ा और उसे फांसी दी 1830 में। You will read more about several cases of resistance later in the book। तो बहुत से केसेस है इस तरह के। पैरामाउंटेसी पॉलिसी के बाद उसको विरोध करने के लिए बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये बहुत से केसेस है, मगर वो हम अपने बुक में देख सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि इन द लेट 1830 में क्या हुआ, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रसिया। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest। तो इस 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी वरीड हो गई, क्योंकि उन्हें चिंता सताने लगी कि रशिया का जो पावर था वो बढ़ने लगा था, वो एशिया में एंटर कर रहा था। ड्रिवन बाय द फियर, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो उन्हें कुछ सिक्योरिटी चाहिए थी, उन्हें कंट्रोल करना था नॉर्थ वेस्ट। किसको, ब्रिटिशों को। दे फॉर द प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद द अफगानिस्तान बिटवीन 1838 and 1842। सो दे प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद द अफगानिस्तान। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान को अपने अंडर कंट्रोल कर दिया। वो जो वॉर हुआ 1838 और 1842 के दरमियान। Sindh was taken over in 1843. Next in the line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company after the date of 1839। मगर वहाँ पर जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उनका एक प्रतिकार था, इसी के कारण कंपनी वहाँ पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मगर रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, 1839 two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom। Ultimately in 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड। तो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद 2 वार हुए सिखों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उन्होंने 1849 को सिखों की जो सत्ता थी अपने अंडर कर दी। तो हमने देखा कि महाराजा रंजीत सिंह थे, वो बहुत ही काबिल राजा थे, मगर उनके मृत्यु के बाद वो जो सिखों की सत्ता थी वो किसी ब्रिटिशों ने अपने अंडर कंट्रोल कर दी। तो हमने सिखों के बारे में भी देखा, और उसके बाद हम देखेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? द फाइनल वेव ऑफ द एनेक्सिएशंस occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1840 to 1856. He devised the policy that came to be known as the Doctrine of Lapse। तो 1848 और 1856 में जबकि कौन गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड डलहौसी। इन्होंने क्या किया उन्होंने, ये हम देखने वाले हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो पॉलिसी थी वो उन्होंने स्टार्ट की। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर died without a mate, his kingdom would lapse, that is become part of company territory। One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine। तो यदि इंडिया के कोई राजा को वारिस नहीं होगा, तो वारिस नहीं है इस कारण वो राज्य अपने अंडर कंट्रोल करना, यही पॉलिसी उन्होंने शुरू की थी। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। यानी यदि कोई संतान किसी को नहीं होगी, निसंतान जो राजा थे उनकी संतान न होने के कारण उनका जो राज्य था वो अपने सत्ता में कंटेन करना, यानी शामिल करना, उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सिंपल सी थिंग है ये, आप ध्यान में रख सकते हैं। सातारा 1848 और उसके बाद संबलपुर 1850 और उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। तो
इसी तरह उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का उपयोग करके ये 4 राज्य अपने अंडर कंट्रोल कर दिए, सातारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर, या और उसके बाद झांसी। 5 राज्य, सॉरी 4 नहीं 5 राज्य। तो ये तुम्हें आपको ध्यान में रखना होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने, पॉलिसी किसने शुरू की थे, तो वो लॉर्ड डलहौजी। फाइनली इन 1856 द कंपनी also took over Awadh. This is the British had a added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh, ordered to free the people from the misgovernment of the Nawab. तो 1856 में कंपनी ने क्या किया, अवध भी अपने अंडर कंट्रोल किया, उसे अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। द ब्रिटिश हैड एडेड आर्ग्यूमेंट, दे सेड दे वेर ऑब्लिज्ड बाय ड्यूटी। तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और वहाँ का जो राज्य है वो वहाँ का गवर्नमेंट मिस गवर्नमेंट है, यानी अच्छी तरीके से वो अपना राज्य नहीं कर रहे हैं। इसी ये कारण देकर नवाब को राज्य अपने अंडर कंट्रोल कर दिया ब्रिटिशों ने। Enraged by the humiliating way which the Nawab was deposed, the people Awadh joined the great revolt in the broke out in 1856। और वहाँ के नवाब को ह्यूमिलेट करके उनका जो राज्य था वो अपने अंडर कंट्रोल किया ब्रिटिशों ने। और उसके बाद जो हुआ 1857 का रिवोल्ट, यानी उसे उठाव कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशों ने अपनी पॉलिसी यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके कैसे राज्य अपने अंडर कंट्रोल किए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पर दिखाया है कि कैसे कैसे ब्रिटिशों ने अपना राज्य का विस्तार किया है। तो यहाँ पर ये जो सेशन है हम ख़त्म करते हैं, तो आगे का भाग हम कल देखेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत जादव आपकी विदा लेता हूँ।